हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं रंगनाथन के दिए गए 6 बेसिक लॉज के बारे में। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो जो मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जो मैं आपको वैल्यू देना चाहता हूँ, वो आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी, वो आपको रिसीव नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और साथ ही में आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग नोटिफिकेशन बेल को एक बार प्रेस जरूर कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सही टाइम पर आपको रिसीव हो जाए। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक लॉस ये जो दिए गए रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आखिर क्या क्या है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन डेवलप द डायनेमिक थ्योरी of library classification published in 1957, the second edition of pre-logomena to library classification. ओके, कह कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने डायनेमिक थ्योरी को डेवलप किया था, डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिससे पब्लिश किया गया था 1957 में। उसी समय पब्लिश किया गया था प्री लॉगमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सेकेंड एडिशन। ओके, तो उसी में उन्होंने क्या दिया था, डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था 1957 में। और इस डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में था क्या, तो उन्होंने बताया था बेसिक लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन एंड प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स। ये सारी बातों को इसमें उन्होंने बताया था। क्या क्या बताया था, बेसिक लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि पहले 1928 में और 1931 में पब्लिश 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर दिया गया था। तो उस बातों को इसमें भी बताया गया था, बेसिक लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कैनन्स, प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स। इन सारी बातों की चर्चा की गई थी इसी डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जो कि पब्लिश की गई थी 1957 में। ओके, और उन्होंने क्या बताया था, ही हैज पोस्टुलेटेड दिस फॉर वर्किंग डिफरेंट लेवल एज गिवन बिलो। उन्होंने बताया था कि इन सारी बातों को ठीक अलग अलग लेवल में बांट दिया था उन्होंने इस डायनेमिक थ्योरी में। ठीक, कौन कौन से वो लेवल थे, ये आपको लेवल आपको यहां दिख रहे हैं। फर्स्ट जो लेवल है वो है बेसिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इसको कहा गया बेसिक लॉज। फिर है लाइब्रेरी साइंस, ये सेकेंड हो गया, ये है फंडामेंटल लॉज। फिर है क्लासिफिकेशन, ये है कैनन्स। फिर है हेल्पफुल सीक्वेंस इन अरे, ये है प्रिंसिपल्स। एंड नेक्स्ट है वर्क ऑफ क्लासिफाइंग, ये है पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल फॉर फेसेट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सारे 5 ये जो लेवल्स हैं इस लेवल में बांटा गया है, और आपको ध्यान में रखनी इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में। ठीक है, क्यों रखनी है वो मैं बताता हूं आपको। अब जो सबसे पहला जो लेवल है बेसिक लॉज, ठीक है, वो क्या है, यूज एट द लेवल ऑफ बेसिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। जो बेसिक प्रोसेस है थिंकिंग का, सोचने का जो बेसिक प्रोसेस है, वो सारी बातें इसी बेसिक लॉज में आती है। ओके, जो भी सोचने की प्रोसेस की थिंकिंग है बेसिक, वो आती इसी बेसिक लॉज में आती है। और जो सेकेंड है फंडामेंटल लॉज इज अप्लाई एट द लेवल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस एज ए डिसिप्लिन, यानी लाइब्रेरी साइंस एज ए सब्जेक्ट, उसमें जो भी लॉज हैं वो क्या कहलाए, फंडामेंटल लॉज। लाइब्रेरी साइंस वहां पर फर्स्ट वाले में क्या, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का जो लॉज है वो बेसिक लॉज आ गए। फंडामेंटल लॉ हो गया, एज ए लाइब्रेरी साइंस को एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट लेके जो लॉ बनाया गया वो हो गया फंडामेंटल लॉ। फिर नेक्स्ट आता है कैनन, इज यूज्ड in the context of division of the first order of the discipline of library science। अब लाइब्रेरी साइंस का जो पहला ऑर्डर में क्लासिफिकेशन किया, डिवाइड किया गया, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट हो गया। अब उस सब्जेक्ट को फिर फर्दर नीचे डिवाइड किया गया, ठीक, जैसे क्लासिफिकेशन में, कैटलॉगिंग में, बुक सिलेक्शन में, इसी तरह जो भी उसमें बांटा गया है, ठीक है, उसमें जो उसका जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, कैनन। ओके, तो कैनन हो गया, ये लेवल हो गया, कैनन लेवल हो गया। नेक्स्ट है द टर्म प्रिंसिपल। The term principle is applied in the context of
कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ द सेकेंड और लेटर ऑर्डर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, वहां पर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में हो गया लाइब्रेरी साइंस में क्लासिफिकेशन कैटलॉग। अब उस क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग को फिर उसके अंदर फर्दर जो डिवीजन है, जो सेकेंड ऑर्डर हो गया, वो हो गया जैसे हेल्पफुल सीक्वेंस इन अरे एंड फेसेट सीक्वेंस। तो ये कलाया एक टर्म प्रिंसिपल, वहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रिंसिपल अप्लाई होगा। यानी कहाँ पर देखिए क्या अप्लाई होगा, यानी अगर थिंकिंग की बात की जाए तो वहां पर अप्लाई होगा बेसिक लॉ। ओके, जहां पर लाइब्रेरी साइंस एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा तो वहां पर अप्लाई होगा फंडामेंटल लॉ। और जहां पर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग बुक सिलेक्शन की बात आएगी वहां पर अप्लाई होगा कैनन। एंड जहां पर हेल्पफुल सीक्वेंस इन अरे एंड फेसेट की बात होगी वहां पर बात की जाएगी किसकी, प्रिंसिपल की। ओके, ये बातें आपको समझ में आई। फिर से यहाँ पर आप लोग देख लो क्या है, बेसिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, बेसिक लॉ, लाइब्रेरी साइंस एज ए डिसिप्लिन एज ए सब्जेक्ट, वहां पर फंडामेंटल लॉ लागू होगा। क्लासिफिकेशन जहां होगा, कैटलॉगिंग जहां होगा वहां पर कैनन का यूज होगा। जहां पर अरे की बात होगी, फैसेट की बात होगी, वो वहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल की बात होगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि रंगनाथन के वे कौन कौन से 6 बेसिक लॉज थे। ओके, तो पहला था लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट लॉ ऑफ पार्सिमोनी, नेक्स्ट है लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन और नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, तो ये 6 बेसिक्स लॉ हैं जो कि रंगनाथन के द्वारा उस डायनेमिक थ्योरी में दिए गए थे जो कि 1957 में पब्लिश्ड हुआ। ओके, तो आज इस बेसिक लॉ के बारे में जानते हैं। तो इस बेसिक लॉ में क्या क्या है, तो आते हैं फर्स्ट वाले में, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ओके, तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रंगनाथन द कैनन प्रिंसिपल पोस्टुलेट्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम एंड और कैटलॉगिंग कोड taken together can be considered as a legal document which need to be interpreted and modified. Okay, करें कि रंगनाथन ने बताया था कि जो भी कैनन्स हैं, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी पोस्टुलेट्स हैं, जो भी क्लासिफिकेशन के, कैटलॉगिंग के रूल्स है, कोड्स हैं, उन सभी को उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट माना, यानी वो एक कानूनी डॉक्यूमेंट है। ओके, जिस प्रकार भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, कानूनी डॉक्यूमेंट है। अगर उसमें कोई कमियां पाई जाती है, अगर उसमें कहीं पर कोई कमी है, लिमिटेशंस हैं, उनको दूर करने के लिए उस संविधान में क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। तो उसी तरह रंगनाथन ने भी बताया कि अगर किसी प्रकार के रूल्स में, कैनन्स में, प्रिंसिपल्स में, पोस्टुलेट्स में अगर कोई कमी होगी तो उसको क्या किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, उसमें इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है क्या, विद द कोर्स ऑफ टाइम देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन रूल एंड अदर विच कैन बी रिजॉल्व विद द एड ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, तो हो सकता है कि कोई 2 रूल के बीच में या कोई कैनन के बीच में आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई मतभेद हो कि किस रूल को यूज किया जाए। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, वो क्लासिफिकेशन जो करने वाले क्लासिफायर्स हैं उनको क्या किया, उनको एक आप बोल सकते हो, उनको एक रूल देता है, लॉ देता है कि आप उस लॉ के तहत वहां पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसे इंटरप्रिटेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो। ओके, इफ नेसेसरी द रूल्स, प्रिंसिपल एंड कैनन्स शुड बी मॉडिफाइड थ्रू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, इस मतभेद को दूर करना है, तो उस हिसाब से थ्रू द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन के वजह से आप उसके रूल में, उसके प्रिंसिपल में, उसके कैनन्स में आप मॉडिफिकेशन ला सकते हो ताकि उसका कॉन्फ्लिक्ट दूर हो सके। तो यही बात कहती है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी। ओके, तो ये क्या कहती है, तो कह रहा है द लॉ स्टेट्स दैट बिटवीन 2 और मोर क्लेमेंट्स, एग्जाम्पल इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप इन कैटलॉगिंग और द चॉइस ऑफ पोजीशन अमंग 2 facets of a subject in classification or the choice among the needs of different categories of users,
preference should be given only on sufficient ground and not arbitrarily. ओके इस लॉ में कहता है इम्पार्शियलिटी, किसी प्रकार का इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. ओके कहे कि अगर मान यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे कोई कैटलॉगिंग में अगर कैटलॉगिंग कर रहे हैं वहां पर दो ऑथर है, ज्वाइंट ऑथरशिप है, या कोई दो फेसेट है सब्जेक्ट का, वो दो फेसेट में उसका पोजीशन कि कौन सा फेसेट का पोजीशन पहले होगा और किसका बाद में होगा, या जॉइंट ऑथरशिप के बारे में बात की जाए तो कौन सा ऑथर है जो पहले होगा और कौन सी ऑथर बाद में होगा. तो इस दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट विवाद उत्पन्न होता है तो क्या होगा, इसमें लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी का यूज होगा. लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी में कहता है कि किसी प्रकार का इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. यानी in other words, the law of impartiality directs that the sequence of facets in different subject or choice of heading in case of joint authorship should not be made in arbitrary manner. यानी फेसेट जो भी सीक्वेंस ऑफ फेसेट का जो सीक्वेंस होगा वो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, या कौन सा ऑथर पहले होगा कौन बाद में होगा, इसका जो चॉइस होगा वो आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं किया जाएगा. वो कैसे किया जाएगा, तो द सीक्वेंस शुड बी बेस्ड ऑन सम गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ जनरल नेचर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल सब्जेक्ट्स और हेडिंग. तो इसे किया जाएगा कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर उनको उनका सही स्थान मिलेगा. ठीक है, तो कैसे, तो रंगनाथन इस जगह पर सजेस्ट करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ वॉल पिक्चर प्रिंसिपल फॉर फेसेट सीक्वेंस. फेसेट सीक्वेंस के लिए रंगनाथन ने वॉल पिक्चर प्रिंसिपल दिया जिसमें पता चलेगा कि किस फेसेट को पहले स्थान मिलेगा और किस फेसेट को बाद में मिलेगा. ओके, और उसी तरह जो दो ऑथर होंगे जो ज्वाइंट ऑथरशिप में होंगे उनका क्या होगा, इक्वल वेटेज मिलेगा. इम्पार्शियलिटी तो करना नहीं है तो उनको इक्वल वेटेज मिलेगा. तो फर्स्ट एक ज्वाइंट ऑथर से बनेगा और फिर जो सेकेंड ज्वाइंट ऑथर है, जो सेकेंड ऑथर उनसे बनेगा. यानी दोनों को इक्वल क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इक्वल वेटेज मिलेगा उनको. ठीक है, तो यही कहलाता है क्या, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी. ओके, नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री. लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है, तो लॉ ऑफ सिमेट्री है, सिमेट्री मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन, बैलेंस और इक्वल वेटेज. सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो इसको ऐसे बीच से कट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, इसी को कहते हैं सिमेट्री कहते हैं. तो सिमेट्री का मतलब होगा इक्वल प्रोपोर्शन, बैलेंस या इक्वल वेटेज. अब ये लॉ कहता है कि द लॉ एडवोकेट्स फॉर इक्वल वेटेज ऑफ टू एंटिटीज इन एन एंट्री. कोई भी एंट्री में जो भी एंट्री होंगे उनमें दो एंटिटीज जो होगी उनको इक्वल वेटेज दिया जाएगा. कैसे, तो वही इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप लॉ ऑफ सिमेट्री सजेस्ट दैट इन द हेडिंग ऑफ द मेन एंट्री वी should write the names of both the author in the sequence of which they occur on the title page. यानी टाइटल पेज में उन दोनों को समान मिलेगा, जैसे वो इम्पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा. यानी पहला ज्वाइंट ऑथर फर्स्ट वाले ऑथर से बनाया जाएगा और फिर सेकेंड वाले ज्वाइंट ऑथर से बनाया, यानी इसी को कहा गया क्या, लॉ ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्सिमोनी. तो ये क्या है, तो पार्सिमोनी का मतलब होता है थ्रिफ्ट, फिर मतलब किफायती या क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टिंगी यानी कंजूस होना, क्वालिटी यानी कंजूसपन आना, और यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली, यानी किसी भी रिसोर्स को यूज करना काफी सावधानी पूर्वक ताकि उसे उसका किसी प्रकार का वेस्टेज ना हो सके. तो इसी को कहा जाता है पार्सिमोनी कहा जाता है. तो लॉ ऑफ पार्सिमोनी क्या सजेस्ट करता है, तो ये कहता है टू अचीव ओवरऑल इकोनॉमी इन ऑल लाइब्रेरी अफेयर्स. लाइब्रेरी में जो भी हैं उनको किस प्रकार से उसमें क्या हो सके, कम कीमत पर किफ़ायती दाम पर हर काम हो सके, यानी उसमें पैसे कम से कम में वो सारे काम हो जाए, जिसको कहें ओवरऑल इकोनॉमी इन ऑल लाइब्रेरी अफेयर्स. ओके, तो इसमें फिर क्या है कि इन केस अ कलेक्शन इज टू बी रिक्लासिफाइड द लॉ सजेस्ट टू रिक्लासिफाई ओनली दोज पार्ट ऑफ द कलेक्शन दैट आर नोन टू बी इन मच यूज. कह रहा है कि अगर कभी भी कलेक्शन में रिक्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, किसी खास सब्जेक्ट में या किसी भी खास सब्जेक्ट में जब रिक्लासिफिकेशन फिर से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी
तो ये सजेशन दिया जाता है कि पूरे को क्लासिफिकेशन ना करके जहां पर जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ उसी पार्ट को क्लासिफिकेशन फिर से उसके उसी पार्ट को किया जाए। ओके, फिर और क्या क्या है कि फुल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टाइल इन कैटलॉग एंट्री, फुल या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज किया जाए कैटलॉग एंट्री में। फिर प्रिंटेड और हैंड रिटन कैटलॉग का यूज किया जाए, या फेसेटेड स्कीम या इन्यूमरेटिव स्कीम का यूज किया जाए। यानी ये सब क्या है कि आप लॉ ऑफ पार्सिमोनी को फॉलो करते हैं, और लॉ ऑफ पार्सिमोनी सजेस्ट करता है ओवरऑल इकोनॉमी, यानी पैसे कम से कम में वो हो जाएगा। अगर वो क्या अगर क्लासिफिकेशन पूरे का किया जाएगा तो ज़्यादा खर्च होगा, तो इसलिए जिस पार्ट की ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ उसी पार्ट के ही क्या किया जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन। तो लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन क्या कहता है कि द लॉ गाइड्स इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल वेरिएशन एंड डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द जनरल कलेक्शन। यानी लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन बोलता है कि इसमें जो भी लोकल एरिया में जो भी ज़रूरत है उस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उस तरह के फॉर्मेशन किए जाएंगे। ठीक है, उस तरह के कलेक्शन को डेवलप किया जाएगा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा कलेक्शन का वो क्या होगा, स्पेशल कलेक्शन होगा, ना कि जनरल कलेक्शन होगा। यानी जनरल कलेक्शन की जगह पर स्पेशल कलेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि उस खास पर्टिकुलर एरिया को ध्यान रखा जा सके। ओके, उस खास पर्टिकुलर एरिया के ध्यान रखकर वहाँ पर क्या किया जाए, जनरल कलेक्शन की जगह पर स्पेशल कलेक्शन को डेवलप किया जाए। द वर्ड लोकल शुड बी टेकन ब्रॉडली टू रेफर टू जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एनी साइज सच एज अमेरिकन। अगर अमेरिका को ध्यान में रखा जाए तो अमेरिकन हो गया, अमेरिकन इंटरेस्ट। इंडिया को ध्यान में रखा जाए तो इंडियन इंटरेस्ट, या डेवलपिंग कंट्री को ध्यान में रख के बनाया गया तो डेवलपिंग कंट्री इंटरेस्ट। ओके, महाराष्ट्र के लोगों के लिए ध्यान में रखा गया, मराठी लैंग्वेज के लिए क्या तो मराठी इंटरेस्ट। तो इसी तरह के यानी लोकल इंटरेस्ट के हिसाब से, लोकल इंटरेस्ट के हिसाब से ही वहाँ पर क्या किया जाए, कलेक्शन को डेवलप किया जाए, उस वहाँ पर उस लाइब्रेरी में उसी तरह के कलेक्शन को ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो इस तरह को कहते हैं क्या, स्पेशल कलेक्शन। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, तो लॉ ऑफ ऑस्मोसिस क्या कहता है, ऑस्मोसिस मीन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और अनकॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज ऑफ नॉलेज। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो भी आइडियाज हैं, जो भी नॉलेज है, उनको क्या किया जाए, उनको ग्रैब कर लिया जाए। ठीक है, उनको अपना लिया जाए। ओके, तो ये कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट इफ देयर इज अ चेंज इन कैटलॉगिंग कोड और इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एज एडवोकेटेड बाय the canon of context, the library should gradually start recatalog and reclassify all newly acquired material according to new code and scheme। कह कि अगर ये जो लॉ कहता है कि अगर कोई भी नया कोई कैटलॉगिंग कोड आ गया या कोई नया क्लासिफिकेशन स्कीम आ गया, ठीक है, अब ये दोनों आने के बाद तो लाइब्रेरी को क्या करना चाहिए, वो धीरे धीरे स्टार्ट कर दें रीकैटलॉगिंग करने के लिए और रिक्लासिफिकेशन करने के लिए। जो भी नए नए जो डॉक्यूमेंट, जो मटेरियल आ रहे हैं, उनका उस हिसाब, जो नया रूल आया, जो नया कैटलॉग कोड आया, उस हिसाब से उसको रिकैटलॉग किया जाए, उसे रिक्लासीफाई किया जाए उस नए मटेरियल को। ओके, और फिर बाद में धीरे धीरे देन ग्रेजुअली मूव टू द ओल्ड कलेक्शन विच इज नोन टू बी इन मच यूज एंड सो ऑन। और फिर क्या किया, जो भी ओल्ड कलेक्शन है ये उनके पास है, उनका फिर रिकैटलॉगिंग और रिक्लासिफिकेशन किया जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, फिर आगे इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये बातें यानी ये सारी चीज़ें हैं, ये आगे किसमें, लॉ ऑफ क्या, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस में। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे लॉ ऑफ बेसिक लॉज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है नोट। नोट क्या है कि देखते हैं, टू और मोर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस और कैनन ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग रिजॉल्व बाय बेसिक लॉ। कह कि दो या दो से अधिक लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है, और जो कैनन से, दो या दो से अधिक जो कैनन से, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन है, अगर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी विवाद होता है, तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा बेसिक लॉ के द्वारा। यानी जो भी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उन दो अगर कोई दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है
या कहीं कैनन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसको दूर किया जाएगा बेसिक लॉ के द्वारा। ओके, फिर देन क्या है कि 2 और मोर कैनन्स और प्रिंसिपल्स क्लासिफिकेशन लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग, इसे दूर किया जाएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यानी 2 या 2 से अधिक कैनन्स या 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल के बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसको दूर किया जाएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के द्वारा। ओके, तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब लॉ बेसिक लॉ रिजॉल्व किसको करेगा, किसको दूर करेगा, तो कैनन के बीच में और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तब। फिर नेक्स्ट है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब करेगा, तो जब 2 या 2 से अधिक कैनन या 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, तब उसको दूर किया जाएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। तो दोस्तों आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया, आपने पूरे लास्ट तक देखा तो मुझे कमेंट के बताना ये आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा आपको लगा, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, वहाँ पर मुझे मैसेज करना।